अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मेरे साथ अवैस मंगलवाला कराची से हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। वहाँ से हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कैसे हैं अवैस? अस्सलामुअलैकुम जी शिफ़ा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तमाम नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम और ख़ुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। अब आपकी तरफ आते हैं कि ये जो आपकी वापसी हुई है उस पर जश्न का समा है आज पूरे मुल्क में, और कौम जो है वो भंगड़े डाल रही है और कौम खुशी के शादियाने बजा रही है कि शिफ़ा यूसुफ ज़ई एक बार फिर प्रोग्राम में आ चुकी हैं और वापस आ चुकी हैं और पूरे जज्बे के साथ आ चुकी हैं। शिफ़ा, आप गई कहाँ थी, पहले ये बताइए लोगों को, ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा ये कैसा था? खांसी से आगाज़ हुआ है नाजरीन। एक्चुअली एक्सपीरियंस जो था वो बड़ा ख़तरनाक था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला किसी को इस एक्सपीरियंस से ना गुजारे। आप सबसे ये इल्तमास है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि अपने आप को सेफ़ सिक्योर रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि मुझे कोविड हुआ हुआ था नाजरीन, और कोविड से निकल के मैं वापस आई हूँ। नेगेटिव में हो गई थी 4 दिन पहले, और उसके बाद शदीद एक वीकनेस थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं, जिन लोगों ने पूछा, उनका बड़ा शुक्रिया। उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और सलामत रखे, और जिन्होंने नहीं पूछा उनका भी भला हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है आज के प्रोग्राम की वो ये है कि कोविड, नाजरीन कोविड के बारे में भी लोगों ने मुझसे पूछा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। हम भी जब किसी का सुनते थे कि फ़लाने को कोविड हो गया तो हम भी उससे पूछते थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। इट वेरीज़, क्योंकि मुझे पता चल गया है एक चीज़, क्योंकि मुझे खुद हुआ है तो मुझे एहसास है कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। और बात करते करते आपका सांस फूलने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जिस तरह से कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, फ़ौरन आप रुक जाएंगे, खांसी आएगी। मुझे तो फ्लू था, खांसी थी, बुखार था, दर्दें थी, तो मुझे हर किस्म की चीज़ जो थी, जितने सिम्टम कोविड में अवैस पॉसिबल थे वो सारे मुझे थे। और मज़े की बात लेकिन ये है कि मैं वैक्सीनेटेड थी, और लोग इस पर भी बड़ा एतराज़ करते थे कि वैक्सीन क्यों लगाएं, देखो कोविड तो हो रहा है लोगों को। वैक्सीन इसलिए लगाएं कि कोविड तो हो रहा है लोगों को, वैक्सीन लगाने के बावजूद फुली वैक्सीनेटेड लोग भी जो हैं उनको भी कोविड हो रहा है, लेकिन उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाती है यकीनी तौर पर। अब मुझे कुछ दिन तो शुरू में पता ही नहीं चला, क्योंकि ज़ुकाम था, खांसी थी, तो मुझे ऐसा लगा जिस तरह से कि वायरल एक चीज़ चल रही है, तो वो सोर थ्रोट और वो सारा सिलसिला मेरे साथ है। फिर जब मुझे दर्दें शुरू हुई, बुखार शुरू हुआ, तो अवैस मुझे समझ में आने लग गया कि शायद ये तो कोई ज़्यादा सीवियर चीज़ है, क्योंकि मुझे ज़ुकाम और बुखार में गले में दर्दें वगैरह होती नहीं थी। और तीसरी चीज़ के स्मेल और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट अभी तक मेरा नहीं है बराबर हुआ हुआ, जिसको कहते हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक बराबर हो, तो वो स्मेल और टेस्ट जो है वो तो है ही नहीं। मुझे पता नहीं चलता। लोग बड़ा घर में जब कोई आप बीमार होते हैं तो आपकी ज़रा आओ भगत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो आओ भगत मेरी भी हो रही थी। ज़ाहिर है कमरे में बेचारी बंद है, 2 हफ्ते हो गए कमरे से निकली नहीं है, बिल्कुल 4 दीवारियाँ, बस खिड़की देख के वो जो है सिलसिला, खिड़की के बाहर परिंदे और पत्ते वत्ते गिरने का सिलसिला जारी था मेरा। तो फिर घर वाले पूछते थे कि क्या खाएं, खाओगी, क्या पकाएं तुम्हारे लिए, स्पेशल क्या पकाएं। मैंने कहा देखिए कुछ भी पका दें। ये वो दौर है मेरी ज़िंदगी का कि जिसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं टेंडे खा रही हूँ, मैं निहारी खा रही हूँ, मैं कद्दू खा रही हूँ या मैं बैंगन खा रही हूँ, कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ आंखें आपको ये बताती हैं कि उस चीज़ की शक्ल क्या है, तो भाई बैंगन लग रहा है तो बैंगन ही होगा। अब ऐसे ये सारी सूरत हाल थी मेरी कोविड की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक, आई एम। ये आपका था कोविड नामा, ये मेरा कोविड नामा। ये अल्लाह का शुक्र है कि अब आप वापस आ चुकी हैं। और देखें हम अब मतलब मैंने भी आपको देखें मैसेज करके पूछा, आप मेरा भी शुक्रिया अदा करें, जिक्र देखें। मैं तो उदासी में देखें मेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है, अभी भी मैं वापस नहीं आ सक रहा हूँ अपने चेहरे की हशाशी बशाशी जो थी नहीं ला सका हूँ। मैं तो इस वक्त प्रोग्राम जिस तरीके से मैंने किया है पिछले हफ्ते, वो नाजरीन आपको बताएंगे कि क्या हालात थे और मैं कितने अफसुर्दा दिल के साथ और अफसुर्दा चेहरे के साथ प्रोग्राम कर रहा था। रोज़ प्रोग्राम से पहले आंसू मेरे निकल रहे होते थे और उसके बाद फिर मैं अपने आप को राज़ी करता था प्रोग्राम में आने के लिए। हमने बड़ी दुआएं की हैं आपके लिए, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। बिल्कुल मैं कौम ने दुआएं की है शिफा आपके लिए, बिल्कुल पूरी कौम का, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, मरियम नवाज साहिबा का, बिलावल भुट्टो साहब का, इन तमाम बड़े लीडरान का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। मतलब इन तमाम लीडरान ने मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं। आवाम का शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हूँ आवाम का, अवैस मंगलवाला का। मैं ऊपर से टॉप से शुरू होते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं अवैस। तो वो लीडरान से बात शुरू हुई है, बाइडन ने भी फोन किया था। वैसे तो मामला यही है ना, आप पहले टॉप पर ही देखती हैं और आवाम को नहीं देखती आप। बाइडन ने आपको फोन कर लिया?
और क्या, देखिए उनका फ़ोन वज़ीर आज़म साहब को तो नहीं आया, लेकिन ये है कि मुझे बाइडन ने फ़ोन करके पूछा ज़रूर कि शिफा प्लीज़ गेट वेल सून, वी नीड यू बैक ऑन स्क्रीन्स। तो अवैस का नाजरीन बहुत शुक्रिया, टीम का पूरी का, जिन लोगों ने दुआएं की उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन बॉटम लाइन इस सारे कोविड नामे की ये थी कि अपना ख्याल रखें। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं तो चले मेरी एज मेरे फेवर में थी, मेरी सेहत मेरे फेवर में थी, तो मुझे कुछ ख़ास उस तरह से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों में थोड़ी सी भी कमज़ोरी है, कोई ऐसी उनकी प्री अंडरलाइन कंडीशन है, उनके लिए ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि अगर मैं एक जिसके फेवर में एज है, जिसके फेवर में सेहत है, उसको अगर बोलते बोलते सांस चढ़ जाता है, तो फिर उनका सोचें जो कि 50 से या जिनकी एज ज़्यादा है या जिनकी जो डायबिटिक हैं या जिनको कोई और ऐसी कंडीशन है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जवानों को मास्क लगाने की आदत बना लेनी चाहिए, ताकि जो आप एक काम करें, उनको कोविड ना आप चूंकि आप कोविड से अभी वापस आए हैं, बिल्कुल सही है, बुजुर्गों को अपना ख्याल रखना चाहिए, सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। आप भी चूंकि अभी कोविड से वापस आई हैं और आपके भी वो कुछ आसार जो है वो ज़रा वीकनेस के तो होंगे ही, तो आप प्लीज़ बैठ जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ यहीं पे टेक लगा लें, आप इधर ही खड़े खड़े टेक लगा लें, कुछ कर लें, अपना ख्याल। मैंने भरपूर अपना सारा वजन इस टेबल पे डाला है। इस टेबल को बनाने वाले को भी जो है वो मैं दुआएं दूंगी कि मैंने भरपूर सहारा लिया हुआ इस टेबल का। लेकिन मैं जल्दी से मौसम बता दूं, फिर मैं जाके बैठ जाऊंगी। मौसम नाजरीन आपको बता देते हैं कि मौसम की सूरत हाल मुल्क में क्या रहेगी। शदीद सर्दी है, गैस के हवाले से अलग जो है लोग परेशान हैं, अंडे टमाटर लेके सड़कों पे निकले हुए हैं कि बस उनको बंदे मिल जाएं गैस वाले। लेकिन खैर एनीवे, इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक जाने का इम्कान है। पार्टली क्लाउडी है, यानी कि हल्के बादल छाए हुए हैं। लाहौर की तरफ अगर हम रुख करें तो वहाँ पर तो स्मॉग के भी हालात बहुत बुरे हैं। तो कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची अवैस की तरफ चलें तो कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और सनी है धूप रहेगी वहाँ पर। फिर पेशावर कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। वहाँ पर भी बादल नहीं है और मौसम जो है वो क्लियर है, मतलब साफ़ है। क्वेटा कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ पर भी मतलब साफ़ ही नज़र आ रहा है। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखें, सर्दी है, कोविड है, तो लोगों को अगर ज़ुकाम नज़ला भी हो जाता है तो उनको समझ में नहीं आता, और अगर कोविड हो जाता है तो वो समझते हैं कि नज़ला ज़ुकाम था। इसलिए ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ुद को गर्म रखें, घरों में रहें और गैस ज़ाया ना करें। बिजली के हीटर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। और गैस की वैसे ही शॉर्टेज है, तो जहाँ आ रही है मुबारक हो, जहाँ नहीं आ रही तो सब्र करें जी। वैसे अपनी स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। बिजली के हीटर भी जो है वो बिजली के हीटर भी बड़ी महंगी बिजली फराम करते हैं, उसका बड़ा बिल आता है और गैस तो आ ही नहीं रही है। अजीब सूरत हाल में हम बहरहाल स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं और आप रिलैक्स करें, बस आपने बहुत बोल लिया, अब आप थक गई होंगी, अब आप रिलैक्स करें। मैं आपको पहली स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूं जो कि है मलाला यूसुफजई के बारे में। मलाला यूसुफजई और उनके शौहर असर मलिक, उन दोनों की एक वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर। ये एक फ़न सा गेम सा ये खेल रहे हैं और इस गेम में करना ये होता है कि एक ग्लास होता है, उस ग्लास के अंदर दूर से पेन फेंका जाता है, एक सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद पेन फेंकते हैं। अगर वो ग्लास में पेन चला गया तो उसका जवाब हाँ में होगा और अगर नहीं गया पेन तो वो नो में होगा। अब आप ये वीडियो देखें और इस दौरान देखें आपको ये बातें क्या हो रही हैं, फिर जो ख़ास बात है उसकी तरफ हम आते हैं। दिखाएं, वीडियो शुरू करें जी। Okay, you ready for this? Should I start going to gym? Oh, thank goodness, thank goodness. Should we buy a PlayStation? No. Wait. Next one. Should Asar shave his beard? You can't. This is not allowed. Okay. If you shave your beard, just leave the house. I don't want to see you. Should Malala celebrate No Shopping January? No, that was close. Should I? ये देखें तो ये गेम है और इस गेम में इस तरीके से ये गेम में जो है वो सामने ग्लास रखे पेन फेंकते हैं। और जो हाईलाइट हुई वो ये थी कि भाई शौहर जो है असर मलिक, उन्होंने कहा कि भाई दाढ़ी कटवानी है, तो फिर दाढ़ी जो है वो कटवाने पर मलाला ने कहा नहीं भाई इस पे तो ग्लास में पेन डालने की कोशिश भी ना की जाए, और दाढ़ी कटवाई अगर आपने तो घर मत आइएगा, बाहर ही रहिएगा। ये इन्होंने वार्निंग दे दी है मलाला ने अपने शौहर को। और वो जिस तरह दाढ़ी में है वो अच्छे भी लगते हैं, वैसे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं असर मलिक दाढ़ी में। तो ये खबर थी, ये वीडियो थी जो मैंने सोचा कि आपको दिखाएं। ये गेम अच्छा है, हाँ बिल्कुल, ये गेम भी अच्छा है। इस गेम को किसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अभी मेरे जहन में आइडिया आया है।
हाँ, तो हम हैं इसको पे अच्छा मजीद game है, कुछ good। सोचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम इस पे मजीद कुछ सोचते हैं। और अगली खबर की तरफ चलते हैं नाजरीन। पाकिस्तान के मारूफ मशहूर अदाकार जिन्होंने कि न सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, अदाकार अदनान सिद्दीकी साहब, अवैस अदाकार जो हैं अदनान सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो शायद अदाकारी छोड़ देंगे और अनकरीब छोड़ देंगे, इस किस्म की एक बात हुई है। और ट्विटर पे बेसिकली उन्होंने एक पोस्ट की है जिसमें कि लिखा था कि इलॉन मस्क से मुतासिर होकर मैं भी अदाकारी छोड़कर कोई और पेशा इख्तियार करने का सोच रहा हूँ। फिर उनको मदाहों की तरफ से तजावीज़ मिलनी शुरू हो गई। मशवरों में तो हम वैसे बड़े आगे हैं, फ्री के मशवरे देते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को कहता हूँ जो मुझे फ्री के मशवरे देते हैं, मैं कहता हूँ पहले शौकत खानम को चंदा दो फिर मशवरा देना तो उन्होंने फ्री मशवरों पर तो अपनी पार्टी में बैन लगा दिया है। लेकिन ये है कि मशवरे इनको भी आने शुरू हो गए। मुख्तलिफ सारफीन ने कहा कि अदाकारी, पहले तो उनको खैर कहा गया कि अदाकारी ना छोड़ें, देखें ऐसा ना करें, ये जुल्म ना करें, हम आपके मदाह हैं और हम आपको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो अदाकारी ना छोड़ें। लेकिन कुछ ने ये भी कहा कि मुख्तलिफ कारोबार शुरू कर लें आप। मुख्तलिफ कारोबार के हवाले से मशवरे उनको दिए जा रहे थे। और बेसिकली ये हुआ ये था कि गुज़िश्ता दिनों अमरीकी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है टेस्ला, उसके सरबराह इलॉन मस्क ने मुलाजमत छोड़ने का ऐलान किया था। और समाजी जो राब्ते की वेबसाइट है, जाहिर है अब हमें तो पता है कौन सी समाजी राब्ते की वेबसाइट है, ट्विटर, उस पर लिखा हुआ था कि वो अपनी नौकरी छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हैं। और जाहिर है उनकी बात को लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं, स्पेशली जो बिज़नेस के हल्के हैं, बिजनेस सर्कल्स हैं, उसमें तो उनकी बात की बहुत ही वैल्यू है। उनके एक जुमला कहने से किसी चीज़ का शेयर बढ़ जाता है, किसी का गिर जाता है। तो ये सारी सूरत हाल थी। इस तरह का उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद अदनान सिद्दीकी साहब ने भी इसी किस्म का ऐलान किया। तो ये थी मेरे पास जो आज की स्टोरी थी, वो तो ये थी। अदनान सिद्दीकी साहब से मेरी बात हुई इस हवाले से, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं तो टेंशन में आ गया कि अदनान सिद्दीकी साहब ने क्या ऐलान कर दिया है कि भाई मैं वो अदाकारी छोड़ रहा हूँ। मैंने उनसे बात की तो अदनान भाई से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई वो कुछ ज़रा दिल बर्दाश्ता हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री जिस तरह वेटरन्स के साथ सलूक करती है वो कुछ उन्हें पसंद नहीं आ रहा। और वो कहते हैं कि अब हम जब वेटरन्स होने जा रहे हैं तो वो जो इंडस्ट्री का ट्रीटमेंट है उससे वो कुछ नाला नज़र आया। अब ये बड़ी एक अहम बात है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत मरतबा बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे अदाकार होते हैं कि जो कि बड़ी आखिर में जो है वो बड़ी अजीब सी हालत में हो जाते हैं, इंडस्ट्री उन्हें पूछ नहीं रही होती, हालत उनकी ख़राब होती है। तो अदनान भाई तो माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतर उसमें है। लेकिन ये है कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि वो जो इंडस्ट्री का बर्ताव है ना, उसकी वजह से मैं कुछ ज़रा दिल बर्दाश्ता सा हो रहा हूँ। वैसे तो वो दुबई में है आजकल, लेकिन ये कि वो कुछ उनके जहन पे ये चीज़ है जो कि उनको बॉदर कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे नाजरीन को हम ये बता दें यहाँ पर कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है रज़ा बाकिर साहब, वो एक प्रेसर कर रहे हैं, तो आपको उधर लेकर चलते हैं। उसके बाद आपसे दोबारा प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। मुआशी हालात, बेरोज़गारी और मुस्तकबिल की गैर यकीनी, आज का नौजवान खुश नहीं है क्योंकि उस पर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में है नौजवान। और बेइंतहा कोशिशों के बावजूद नौजवानों पर दबाव इतना है कि जवानी उनके लिए बड़ी तकलीफ देह बन गई है। मगर यही वो दौर होता है जहाँ से कामयाबी की किरण फूटती है। और बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इमरान खान हाड़ा की कामयाबी भी यहीं से शुरू होती है। चंद साल पहले तक ये भी बेरोज़गार थे और बेरोज़गार फिरने वाले इमरान खान हाड़ा ने महदूद वसाइल से बलोची जो एक कशीदाकारी की फॉर्म होती है उससे मुज़य्यन अशिया की ऑनलाइन फ़रोख्त का कारोबार शुरू किया। और बलूचिस्तान जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान ट्रेडिशनल शॉप यानी कि BTS से न सिर्फ वो खुद अच्छा कमा रहे हैं बल्कि अब तो दीगर अफराद को भी उन्होंने रोज़गार फराहम कर रखा है। इमरान खान हाड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनकी कहानी क्या है। ज़ीरो से शुरू करने वाले इमरान खान हाड़ा आज एंटरप्रेन्योर कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान। वालेकुम सलाम। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मुबारकबाद हम देंगे, हर वो जवान जो अपनी मेहनत से कोशिश से कुछ कर जाता है वो मुबारकबाद का हकदार है। तो बहुत मुबारक हो आपको कि आपका कामयाब कारोबार चल रहा है। कहानी बताइए ज़रा, इस कारोबार से पहले इमरान खान क्या था और क्या करता था? देखिए मेरी कहानी क्या कहते हैं, बहुत पहले जब जो है घर के हालात ठीक नहीं थे तो मैंने चावल छोले बेचने से काम शुरू किया था। चावल छोले बेचे, पापड़ बेचे, गलियों में अपनी गली के कॉर्नर पे बैठता था मैं। फिर उसके बाद दुकानों पे काम किया। जो मेरी पहली सैलरी थी किसी शॉप पे एज ए शॉपकीपर वो 300 रुपए थी। फिर उसके बाद करते कराते मैंने जब शिफ्ट किया, मूव किया कोयटा,
तो वहाँ पे मुझे मेरे दोस्त फेसबुक यूज करते थे, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं था, वो फेसबुक फॉर ग्रुप्स में लाइक शेयर पता नहीं क्या कुछ। लेकिन वहाँ मुझे अच्छे लोग मिले जिनसे मैंने सीखा कि ऑनलाइन कुछ बेचा जा सकता है। तो गांव में एक मसला पहले से ही चल रहा था, हमारे गांव में जो चीजें बनती हैं हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स की, तो उसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव उठाया। 2016 में जो है एक पेज स्टार्ट किया बलोची वॉलेट्स के नाम से। 2 वॉलेट मैंने बेचे तकरीबन 6 दिन में, और उसके बाद जो है सिलसिला आगे बढ़ता गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैग्स बेचते हैं, टिश्यू पेपर बॉक्स बेचते हैं, वॉलेट्स बेचते हैं बहुत अच्छी तादाद में। तो इससे तकरीबन अभी मेरे पास जो है 150 के करीब खवातीन काम कर रही हैं, 20-25 जो मर्द हैं जो इसको फिट करते हैं, इसकी फिनिशिंग पे काम करते हैं। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, बाकी नौजवान भी इंस्पायर हो रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई इमरान, आपने तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त इंस्पायर कर दिया हमें आपने। ये बताइए कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं वो अमूमन डर रहे होते हैं, तो आपके अंदर भी कोई डर था, कोई खौफ था? डर देखें वो मुआशरा, मैं मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक जॉब मैंने छोड़ी थी, तो वो लोग हंस रहे थे। मेरा जो कुलीग, मेरा जो स्टाफ था, उन्होंने आपस में कहा ये बटुए बेचेगा और ये खुश है कि यहाँ की तनख्वाह छोड़ के जा रहा है। तो बिजनेस देखें सुन्नत है, हमारे आबा अजदाद बिजनेस किया करते थे या जमींदारी किया करते थे। हमने उनके तौर तरीके के छोड़कर नौकरियां और 9 to 5 के धक्के खाने, पता नहीं किस माइंडसेट की तरफ हम जा रहे हैं। जो हमारे अंदर का अपना खौफ है, पहले उससे आप लड़ें, फिर आप कुछ कर सकते हैं। बाकी जो माहौल मुआशरे के खौफ हैं वो सिखाते ज्यादा हैं, दुखाते ज्यादा हैं, लेकिन जो सीखने का अमल है ना, वो उन्हीं के खौफ, उन्हीं की बातों से आपके अंदर आता है। मुझे लोग कहते थे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग कह रहे होते हैं यार एक वॉलेट चाहिए, एक बैग चाहिए। पीछे मैंने कुछ बैग भी डिस्प्ले किए हैं, ये वॉलेट तो हमें भी दिखाएं, हमें भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो है मैंने पहला जो ऑर्डर से लिया था, सिब्बी कहाँ मानसेरा कहाँ, देखें पॉसिबल भी होता है जब आप कोशिश करते हैं। कोई चीज इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो हमें करना चाहिए काम, बिजनेस लाजमी। इमरान, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वैसे, तो मुझे तो ऐसा भी लगा है, तो आपके तारुफ में मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वरना मुझे पहले आपसे बात हुई होती तो हम आपका तारुफ उस तरह से भी कराते, क्योंकि मुझे तो आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप तो अच्छे खासे लेक्चर्स दे सकते हैं। जो जवान परेशान है या जो दिल बर्दाश्ता है उसको तो आप दोबारा ट्रैक पे ला सकते हैं। अपनी तालीम के बारे में भी ज़रा बताएं कि क्या आपने पढ़ा हुआ है और हमेशा से आप इतने मस्बत थे? मैं मस्बत क्या कहते हैं, 2 मनफी मेरे इकट्ठे हुए तो एक मस्बत बना। मैं बहुत ज्यादा मनफी रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैं 9th क्लास में स्कूल से निकाला गया। मैं बहुत ज्यादा सवाल करता था, बहुत ज्यादा मसले क्रिएट करता था। मोटिवेशनल स्पीकर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो सिर्फ बातों से इंस्पायर करे, वो हमें नहीं चाहिए। ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर हो जो कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे लोग मोटिवेट हो। आपके एक्शंस कुछ और होते हैं, आप बातें कुछ और कर रहे होते हैं। मैंने ना अभी एक वीडियो बनाई है, बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा। उसमें मैंने कहा है कि कोई भी मेरा दोस्त या फैन अपने ख्वाब मुझे ना बताए, ऐसे ख्वाब ना बताए जिस पे आप काम करने को तैयार नहीं है, जिसके लिए आप रेडी नहीं है। होता ये कि लोग आते हैं कि जी मैंने जो है क्या कहते हैं गाड़ियों का काम करना है। तो रिसेंटली 2-3 लोगों ने मुझे अपने ख्वाब बताए, मैंने उनको लोगों से कनेक्ट करवा दिया, उनको उस बिजनेस इंडस्ट्री से। जब मैंने उनको कनेक्ट करवाया तो वो रोने लगे, यार ये तो इतना मुश्किल काम है, इसमें तो बहुत ख्वारी है। मैंने कहा यही तो मसला है, हम ख्वाब देखते हैं कि हम ये बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होती। तो पहले आप तैयार हो के आए, फिर डिस्कस करें। वाह, मजा आ रहा है ना? क्या बात है, जबरदस्त बात की। बड़े अरसे बाद वैसे मैं तो आज कोविड से निकल के आई हूँ, मुझे तो आपकी बातें सुन के बहुत मजा आ रहा है। मुझे खुद भी वेरी गुड जी। तो अच्छा ये बताएं इमरान कि आपका जो ऑनलाइन वेंचर है, हम जब बात करते हैं पाकिस्तानी कल्चर की, पाकिस्तानी सकाफत की और इस तरह की जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर वो आर्ट बना हुआ होता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से ही होता है, तो उसकी बैनुल अक़वामी मार्केट में कितनी पजीराई होती है और कितनी बड़ी मार्केट मौजूद है? वो देखिए, बैनुल अक़वामी मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। मैंने लास्ट ईयर पिछले साल
चाइनीज एम्बेसी को 800 वॉलेट्स बेचा मैंने 20 दिन के अंदर, 200 की चेन्स बेचे। मेरे अभी पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, उनके बाहर जो दोस्त रहते हैं, वो उनको तोहफे बेचते हैं मुझसे खरीद कर। मेरे जो एक चप्पल बनते थे वो बहरीन जाते थे स्पेशली, वो सारे लेदर के बनते थे, उस पे कोई धागा इस्तेमाल नहीं होता था, कोई उस पे जो है 2 सिर्फ कीलें लगती थी, बाकी उसकी सिलाई भी हम लेदर से करते थे। तो चीजें हमारी बहुत प्योर हैं, बहुत पुरानी ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं, उनको सिर्फ मार्केट तक लाने की जरूरत है। उनकी पजीराई क्यों नहीं होगी? जो चीज जितनी ज्यादा दिखेगी वो चीज उतनी ज्यादा बिकती है। तो इमरान, ये बनाने वाले कौन लोग हैं और आपका कितना सरमाया इनिशियली लगा था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में, और अब आप कितने मतलब फॉलोअर्स हैं पेज पे, कितने लोगों से आप रफली कनेक्टेड हैं, और बनाने वाले कितने हैं, और आगे फिर बेचने वाले कैसे उन तक पहुंचाते हैं? देखें, स्टार्ट जब हुआ तो वो 0 इन्वेस्टमेंट से हुआ था। मैंने सिर्फ इस वॉलेट की तस्वीर लगाई थी अपनी प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे कि मैंने ये बेचना है, तो अपने ही दोस्तों को बेचा। मैंने अपने सगे भाई को भी वॉलेट बेचा, ठीक है, सगे अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर जो सरमाया इसमें यही लगा। बाकी जो ये काम करते हैं जो लोग, वो हमारे अपने गाँव में, लाहड़ी सिब्बी से थोड़ा सा आगे गाँव है, वहाँ पे बुनियादी सहूलियात इतनी नहीं है, लेकिन उन लोगों का ये क्राफ्ट जो है, ये इसको कहते हैं डाइंग क्राफ्ट। उनकी कम्युनिटी ये काम करती थी, अभी वो काम ये छोड़ती जा रही, क्योंकि इसकी सेल उनको करना नहीं आ रहा था, उनकी मार्केट तक रीच नहीं थी, उनके पास इश्यूज ज्यादा थे। तो उन्होंने भी यही जो है सेफ साइड जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन पकड़ लिया, नौकरियां ढूंढनी शुरू की, मजदूरियां ढूंढनी शुरू की। हालांकि ये काम आपको 0 से हीरो बना सकता है। आपके इलाके का कोई भी ऐसा मसला जो आपको लगता है कि आप हल कर सकते हैं, तो उसमें देर ना करें, क्योंकि आप हल करना शुरू करेंगे, लोग तनकीद करेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन जिस दिन वो हल हो जाएगा सब कहेंगे कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा भाई है, इसने हमारे मशवरे पे काम किया है। तो आपने तो एक कम्युनिटी बदल दी, पूरी कम्युनिटी की जिंदगी बदल दी। आप कह रहे हैं जिस तरह ये लोग काम छोड़ रहे थे और फिर उसके बाद माइल हुए दोबारा से इस काम की तरफ, तो आपने मतलब एक शख्स अगर कदम उठाता है तो वो पूरे माशरे के लिए तब्दीली का बायस बनता है। जी ज़बरदस्त। फाइनली क्या कहेंगे वो लोग जो छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, नौजवान, उनके जहनों में आइडियाज़ हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैंने तो जी फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पे अनाउंस किया हुआ है कि जो भी शख्स 25 साल से कम उम्र का बिजनेस करता है वो मेरे पास आए, उसकी मैं फ्री में मार्केटिंग करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे पैसे लगते हैं भी मैं हाजिर हूँ। होता ये है कि लोग जो है पहला कदम बढ़ाने में बहुत देर करते हैं। पहला कदम जो है वो 30 साल की उम्र में बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि काम नहीं हुआ। भाई तब होगा जब आप काम करेंगे। बातों से अगर काम बनते ना तो हम जन्नत में रह रहे होते। क्या बात है। और जाते जाते इमरान, अपनी इनकम जरूर बताइए, रफली आपकी इनकम कितनी है, ताकि लोगों को ये नजर आए कि भाई आप जो बातें कर रहे हैं उनके पीछे बुनियादी काम जो है वो हो रहा है बाकायदा तौर पर। रफली इनकम ये मैं बता सकता हूँ कि एक जो है 15 या 16 ग्रेड के जो सरकारी अफसर की तनख्वाह के बराबर में कमा लेता। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। भाई वाह वाह, जबरदस्त। देखें आप किसी रिश्ते वाली खातून ने भी देखा होगा प्रोग्राम, वो रिश्ता भी बेच सकती है ना, अब उनको आइडिया हो गया। बिल्कुल। मेरा जो है इस बंदे की गारंटी हम लेते हैं, मैं और अवैस इसकी गारंटी लेते हैं, ये रिश्ता हम शादी में भी जाएंगे, या आप बस बेटी तैयार करें। मैं एक चीज यहाँ मेंशन करूंगा, मैंने जब 6 महीने में कमरे में बैठ के 1 लाख रुपए कमाए थे, तो एक अखबार ने ना उसको लगा दिया था। तो रिश्ते आए थे और मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि ये पैसे इसको किसने दिए, मेरा इंटरनेट कटवा दिया। तो मैं उनको लगा कि किसी गलत तरीके से। तो हमारे पास एजुकेशन की कमी है। हमारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, मैं उनको कहूँ कि अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने राज बताएं लोगों को। लोग समझते हैं कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप बताना शुरू कर दें। बताने से कुछ भी नहीं होगा, आपका काम मजीद बिकेगा, मजीद चलेगा। कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। बिजनेस क्या है, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी राज की बात नहीं है। ऐसा काम करते ही क्यों किसी को बता ना सकते हो। क्या बात है। इमरान खान हाड़ा साहब, आपने तो दिल जीत लिए हैं, और जो नाजरीन भी देख रहे होंगे, गारंटीड मैं कह सकती हूँ कि उनको अगर इस गुफ्तगू से मजा ना आया तो पैसे वापस। नाजरीन, ये फुल पैसा वसूल इन्होंने बातें की हैं हमारे साथ, लेकिन इन बातों में जो मैसेजेस दिए, हर सवाल के जवाब में इनका एक मैसेज कम अज कम मुझे तो समझ में आया है। और इसी तरह तरक्की पाते हैं लोग कि जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हमें लगता है भाई हमारा सरमाया डूब जाएगा, 1 दफा फेल होंगे, 2 दफा फेल होंगे, थोड़ा सा सरमाया डूबेगा, डूबने दें।
फेल होने दें खुद को, दोबारा उठें और दोबारा मेहनत करें और फिर देखें आपको कहाँ तक कामयाबियाँ मिलती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इमरान, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह कामयाब करता रहे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ OIC के हवाले से। पाकिस्तान वहाँ पर भी जश्न मना रहा है, वी आर लीडिंग नाउ, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाईं, दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। इस्लामाबाद में होने वाले OIC इजलास में सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने गुर्बत और भूख से नबरदाजमा अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदादी रकम का ऐलान किया। इसी के साथ गैर मामूली वज़रा खारजा इजलास में अफगान अवाम की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक ट्रस्ट फंड कायम करने का फैसला भी किया गया है, जिसके लिए खुसूसी अकाउंट इस्लामी तरक्याती बैंक में खोला जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को वाज़े अल्फाज में बताया है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान ही जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुआवन साबित हो सकता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि अफगान अवाम को तालिबान से अलहदा देखा जाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी OIC के इजलास में दुनिया को खबरदार किया कि अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इजलास में अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के हवाले से दस्तावेज़ात भी मंजूर की गई हैं, जबकि अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर भी इत्तेफाक किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। कश्मीर का जिक्र भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में किया। इस पर मज़ीद बात करते हैं। वो हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ओवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ओवैस साहब। जी वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो OIC पाकिस्तान में, हाउ डू यू लुक एट इट? शिफा वैस गैर मामूली इजलास और गैर मामूली सिफारती कामयाबी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जो इसके गोटिंग हो रही थी जब से 15 अगस्त में को टेक ओवर हुआ काबुल का तालिबान के हाथों। तो पूरा मगरबी दुनिया इसके गोटिंग कर रहा था और पाकिस्तान पे इल्जाम तराशियां कर रहा था। खुद अफगानिस्तान की काफ़ी लॉबीज जो थी वो स्केप गोटिंग कर रही थी, स्केप गोट कर रही थी, पाकिस्तान को बना रही थी कि जी इनका क्या धरा है जो आज ये सामने आया। उसके बाद आप देखिए कि ये बात सामने आ गई कि पाकिस्तान जिसका बॉर्डर 2400 स्क्वायर किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वो अफगानिस्तान में अमन चाहता है, अमन का ख्वाहिशमंद है। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मैं समझता हूं कि वो ममालिक जो कोशिश कर रहे थे कि डिप्लोमेटिक ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएं और अफगानिस्तान का मामला अपने हाथ में ले लें, उस जगह पे पाकिस्तान आ गया है ड्राइविंग सीट पे। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है और अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है और अफगानिस्तान के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने के एक वाज़ेह इशारे हैं कि यही एक वायबल सॉल्यूशन है आलमी दुनिया के साथ, आलमी बिरादरी के साथ, जो तालिबान को बराह रास्त पैसे नहीं देना चाहते। और इस वक्त सूरत हाल शिफा वैस इस तरह की है कि जो इत्तलात आ रही है वहाँ तो ये कि 70% जो है टीचर्स को कोई तनख्वाह नहीं है, 50 से ज़्यादा फीसद नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं है। पूरी 38 मिलियन 40 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो स्टार्विंग टू डेथ एक वाली सिचुएशन हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपके जो भी मसाइल हो तालिबान के साथ, अव्वल तो मैं ये नहीं मानता कि तालिबान के साथ मसाइल हैं भाई। जब तालिबान के साथ 14 महीने इतने साल आप बैठे हैं दोहा के अंदर, आपने अपना पीसफुल एग्जिट किया है, ग्रेसफुल एग्जिट किया है, पाकिस्तान उसके अंदर शामिल था उस पूरे अमल के अंदर, प्रोसेस के अंदर। तो अब आपको तालिबान से क्या हो रहा है? तो मैं समझता हूं कि तालिबान के इस वक्त हुकूमत में पैसा नहीं देना चाह रहे हाथ में, लेकिन उससे एक बड़ा मसला होगा। फिल वक्त तो वो सिचुएशन अवर्ट हो जाएगी। इस वक्त तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर पूरी आलमी बिरादरी आगे बढ़ता है, जिस तरह सऊदी अरब का 1 बिलियन रियाल का है, दूसरा ट्रस्ट का एक वो है, फिर एक पूरा एक चैनल OIC और पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में बना रहे हैं, एक पूरा ब्रिज बन रहा है। तो उसमें मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि आप 2-3 महीने के लिए तो सिचुएशन को बेहतर कर देंगे, लेकिन जब तक वहां पे अफगानिस्तान में लोकल इकोनॉमी जिसका एक बड़ा इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पे था, यानी कि 50% से जायद जो डिपेंडेंस थी वो गैर मुल्की इमदाद पे थी, फॉरेन एड पे थी, तो वहां एकदम आप 9.4 बिलियन यानी कि 9.4 बिलियन के असासे आप
अफगानिस्तान के मुंजमद कर दें, फॉरेन एड बंद कर दें, तो वहां पे इस तरह की सूरत हाल तो होगी कि सर्दी है, बर्फबारी है, जाड़ा है और उसके अंदर सब कुछ ठप हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ फिल वक्त तो निकल जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर जिस तरह शहमूद कुरैशी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीलिंक करना चाहिए और उसको खोलना चाहिए बैंकिंग सिस्टम को, तो मैं समझता हूँ जब तक बैंकिंग सिस्टम नहीं खुलेगा, जब तक लोकल इकोनॉमी का एक साइकिल नहीं होगा आगे चल के मुस्तकबिल में, तो इनको पैसा देना पड़ेगा, एतमाद करना पड़ेगा और अफगान तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो वादे वही किए उन्होंने उसको पूरा करना पड़ेगा। ये 2021 है। सर वो चौधरी हैं, वो वादे कहाँ पूरे करते हैं? उन्होंने अभी तक हमारे जहाजों के पैसे नहीं दिए, जहाज भी रख लिए और वो हमारे पैसे भी नहीं दे रहे। तो उनसे आप एक्सपेक्ट वैसे करते हैं ओआईसी के बाद, इतने बड़े इजलास के बाद, कि उन पे कोई असर पड़ेगा वेस्टर्न कम्युनिटी जो पावर्स हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के अंदर अब ये लगता ये है कि जो इस वक्त दाइश का एक खतरा मौजूद है, फिर एक तरह से आप इस वक्त बॉटल पे एक आपने आधा कॉर्क लगाया हुआ है, एक सेफ्टी वॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी बोतल बंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि टेररिज्म का खतरा मौजूद है, वहां पे गैर मुल्की टेररिस्ट मौजूद है, वहां पे ISIS का खतरा मौजूद है। तो रशिया, चाइना, खुद ईरान, फिर हम पाकिस्तान जिसके ऊपर 3 मिलियन 4 मिलियन रेफ्यूजीज का ऑलरेडी बर्डन है हमारी इकोनॉमी में, ऐसे में अमेरिका पीछे मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि 2 दफा माजी में वो कर चुका है। यानी कि 80 की दिहाई में वो यहाँ से अपने पीठ दिखा के चले गए थे और अभी भी मैं समझता हूं कि उनको इस वक्त जब उनकी सारी अफवाज निकल गई हैं, एक ग्रेसफुल इनखला हो गया उनका, तो उसके बाद उनको वो पैसे देने पड़ेंगे। सिर्फ उनको फीस सेविंग चाहिए। और मैं समझता हूं थॉमस वेस्ट जो एनवॉय हैं यूएस के, उनके साथ जो कल वजीर खारजा हैं मीर मुत्तकी साहब तालिबान के, उनके साथ जो एक डेलिब्रेशन हुई है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मैं समझता हूं कि एक इस प्रोसेस से शिफा ओवैस एक एंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो गया, जो एक मुंजमद था, डिप्लोमेटिक जो एक एंगेजमेंट थी, क्योंकि अब ये सारे जो इनवॉइस थे यहाँ पे मुस्लिम ममालिक के, दूसरे यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका के, चाइना के, उनको ये मैसेज जा रहा है तालिबान की तरफ से कि जी आप आइए, अपने सफारत खाने खोलिए, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करें, एंगेज करें। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सिचुएशन से फायदा उठाना चाहिए जो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, जो मुस्लिम ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस इजलास से एक गेट खुला है आपका। तो मैं समझता हूँ कि उससे जब इंगेज करेंगे तो तालिबान में तब्दीली रूनुमा होगी, तालिबान के रवैयों में तब्दीली होगी, वरना सख्तगीर रवैया होगा तालिबान का आगे चल के, लोग कहत से मरेंगे अगर आपने सूरत हाल की, और दहशत गर्दी का खतरा मौजूद रहेगा। मैं समझता हूँ अमेरिका को हर हाल में वो इमदाद देनी है, यूएन के थ्रू देनी है, पाकिस्तान के थ्रू देनी है, मुस्लिम ममालिक के थ्रू देनी है। एक बड़ा अलमिया इस वक्त जन्म ले रहा है अफगानिस्तान के अंदर। सर 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें। नंबर 1 तो ये कि बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को इस हवाले से जो है वो पीठ नहीं दिखानी चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि पहले वो अमेरिका ये इस तरह की हरकतें कर चुका है और वो करता रहता है, उसका वतीरा यही रहा है। अब किस तरीके से अमेरिका पर ये प्रेशर डाला जा सकता है? कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं कि अगर अमेरिका को इंगेज करने के साथ साथ उन ममालिक को भी इंगेज किया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है और वो भी थोड़ा सा इस मामले में अपना स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं? देखिए, बाइडेन साहब ने जिस तरीके से एक हेस्टी पूरा विड्रॉल किया, पाकिस्तान उसके हक में नहीं था, पूरे आलमी बिरादरी हक में नहीं थी, तो अब जो मैं समझता हूँ अमेरिका की ना इखलाकी एक जिम्मेदारी है, बल्कि उनकी एक डिप्लोमेटिक कंपल्शन भी है। चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में, ईरान के साथ उन्होंने $420 बिलियन के मुआहदे किए हुए अगले 25 साल के। तो अब अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो सब कुछ अपना जो मलबा है, सारे इल्जामात का वो अपने ऊपर ले ले। देगा एड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देगा, फेस सेविंग के साथ देगा, क्योंकि उसके बड़े दुश्मन ईरान और चाइना अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलते हैं और उनको पता है कि चाइना और पाकिस्तान का एक इंक्रीजिंग एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक अलायंस आगे परवरिश पा रहा है। वो ये चाहेंगे रीजन के अंदर
इतनी गंद अपने जिम्मे ना लें जिससे पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो है वो उनके ऊपर मजाक बने और उनके ऊपर इल्जामात क्या एक पूरा मलबा गिरे। बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, और एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा जो कश्मीर के हवाले से, क्या इस तरह की कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो सकती है OIC वाले ममालिक की कि जिसके अंदर वो कश्मीर को भी इतना ही सीरियसली लेकर उस पर बात कर सके? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग एतराज़ ये भी कर रहे हैं कि जी कश्मीर एजेंडे पे नहीं था। अब जाहिर है अगर ये गैर मामूली इजलास था और ये अफगानिस्तान के लिए था तो कश्मीर को एजेंडे पर होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। ये एतराज़ एक तो आप इसको किस तरह देखते हैं, एतराज़ करने वाले क्या? जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा एजेंडे पे नहीं था, तो बहुत सारे फजूल जिसको कहते हैं ना कि बस एतराज़ पर एतराज़ करने वाले लोग वो एतराज़ कर रहे हैं। और दूसरा, एक तो ये इस एतराज़ पर कमेंट चाहूँगा, और दूसरा ये कि कैन वी होप कि ये OIC वाला मामला जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान के लिए हुआ है ये कश्मीर के लिए भी हो सकता है? उसके लिए एक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिफारती सतह पर। हमने देखा कि माजी के अंदर जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे या हमारे मुस्लिम ममालिक थे उसके अंदर मोदी को सिविलियन अवार्ड दिया गया। उसके अंदर जाहिर बात है सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ट्रेड का रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो मजबूरियां आड़े आई और हमें एक धचका पहुंचा पाकिस्तान को और मुस्लिम पूरी दुनिया को ये क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा OIC के लिए। हाँ, ये जरूर बात है कि ये गैर मामूली इजलास सिर्फ अफगानिस्तान की सूरत हाल पे था, जिसे कहते हैं कि सदी का सबसे बड़ा अलमिया वहां पे जन्म दे रहा है। तो इसमें कश्मीर का मसला, कश्मीर का जिक्र हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया और दूसरे मंदबीन ने भी जिक्र किया, लेकिन जाहिर बात है कि उस पर एक गैर मामूली इजलास तलब करना मैं समझता हूँ एक बहुत जरूरी है। जिस तरह कानूनी और आईनी हैसियत मोदी जो BJP की सरकार है उसने खत्म की है कश्मीर के अंदर, जिस तरह नस्लकुशी कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा सिफारती चैलेंज है। लेकिन ये मामला जो अफगानिस्तान के ऊपर हुआ है ये पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है और अल्लाह करे कि जो अलमिया जहां वहां पर है इंसानी अलमिया उसका जल्द से जल्द खात्मा हो। अच्छा ओवैस तौहीद साहब, आपने क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स में भी काम किया है और आप सोचेंगे कि ये चैनल्स की तरफ क्यों आ गई है फ़ौरन OIC की तरफ से, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आपका कमेंट लेना चाहूँगी कि पहले भी बात हुई थी कि पाकिस्तान जॉइंटली मलेशिया और टर्की के साथ एक चैनल खोलना चाहेगा और इस तरह से, तो कल OIC में भी इस किस्म का एक फैसला सामने आया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान, मलेशिया एंड टर्की जॉइंट प्रोडक्शन होगी TV चैनल की या जो भी कुछ इस किस्म का सिलसिला शुरू कर। देखिए शिफा, सारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं उसके अंदर इंग्लिश चैनल्स है। फ्रांस 24 है, रशिया टुडे है, CGTN चाइना का है, आप बस नाम लें, जर्मनी का DW है, डॉयचे वेले है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कमी महसूस होती है वो एक अंग्रेजी चैनल की बिल्कुल होती है, लेकिन उसको एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। TRT अब टर्की ने पिछले 6-7 साल से किया हुआ है to basically to make a bridge between Pakistan and the rest of the world. I personally think कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये ग्लोबल साउथ का एक रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा चैनल नहीं होना चाहिए। अल जज़ीरा देखिए कितनी इनरोड्स बना दी कि CNN और BBC को चैलेंज किया जो 100 साल और 3 दिहाइयों से जो इंस्टीट्यूशन थे, तो उसके अंदर अपने इनरोड्स बनाई और ग्लोबल साउथ का स्पोक्स पर्सन हो गया। मुस्लिम वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन जो है TRT वर्ल्ड पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा चैनल नहीं होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। ब्रांड अगर क्रेडिबल होगा, अगर ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होगी तो आप इनरोड्स बनाएंगे। और आजकल की इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर मैं समझता हूं कि एक मीडिया का प्लेटफॉर्म जब तक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के तौर पे आगे नहीं आएगा उस वक्त तक इस इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मैं समझता हूँ इनरोड्स नहीं बना पाएगा। तो बिल्कुल अच्छा आइडिया है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल जरूर होना चाहिए। और हमारे पास मिसालें हैं BBC की और जिस तरह की सारे स्टेट बैक्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो ओवरसाइट करते हैं। मैं समझता हूँ कि कल्चरल अगर इंटरवेंशन करनी है तो बिल्कुल आप कीजिए इस तरह का चैनल जिसके अंदर आपके फिल्म्स, आपके ड्रामा, आपके और जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो उसमें हो। लेकिन अगर न्यूज़ चैनल की बात करना चाहते हैं तो उसको मेरे ख्याल में वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने बड़े बड़े इदारों में देखे हैं, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है और जो इनरोड्स है। मैं समझता हूँ इट्स द नेसेसिटी ऑफ द टाइम फॉर पाकिस्तान टू मेक अ ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बगैर पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि ग्लोबल मीडिया के ऊपर
अपने फुटप्रिंट्स अगर नहीं छोड़ेगा तो उससे आगे चल के नुकसान ही होगा, क्योंकि मैसेज जो है वो अनहर्ड जाता है और उर्दू के मैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और उसमें कोई और स्टोरी सामने आ जाती है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ओवैस तौहीद साहब। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और बड़ी ख़ास पर्सनालिटी से। जब बात होती है नौजवानों की, तो हम सब ये बात जानते हैं कि अगर ज़माने को तब्दील करना हो, दुनिया को तब्दील करना हो, तो वो नौजवान ही कर सकते हैं। और वो अगर नौजवान कोई लड़की हो, कोई ख़ातून हो, तो फिर उस खातून का जज्बा, उसकी हिम्मत और उसका हौसला मर्दों से कहीं आगे होता है। और यही जज्बा लेकर उठी हैं एक ऐसी तालिब इल्म जो कि अपनी तालीम भी जारी रखी हुई है जिन्होंने, और जो कि ज़माने को बदलने का ख्वाब भी देखती हैं। ज़रलीना दुरैद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रलीना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़रलीना आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? हम ज़रलीना बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज़रलीना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं। शिफा, ज़रलीना ने कुछ अरसा पहले एक प्रोजेक्ट किया था और वो प्रोजेक्ट था पेशावर में बच्चों की एक पेंटिंग कंपटीशन उन्होंने करवाया था, और वो बच्चे ताल्लुक़ रखते थे माइनॉरिटीज़ से। बड़ा ज़बरदस्त उनका ये कंपटीशन रहा था, तो इस हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। और दूसरा, अब कराची के हवाले से ज़रलीना का एक बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट है, बड़ा ज़बरदस्त वेंचर है जो कि आने वाले चंद दिनों में हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रलीना, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप बताइए कि ये जो सोशल वर्क या ज़माने को बदलने का ख्वाब आपने देखा, ये कैसे देखा, कैसे आप इस तरफ आई? I'm very passionate about social work. This art workshop was very special because it's all about inclusivity, and it was among children of minorities, so Christians, Hindus, Sikhs bhi the. They were very happy, and I collaborated with the Forces School and College system. They basically wanted to make their school policies more inclusive, and we hope to collaborate with many more schools that can also improve their school policies to make them more inclusive, and not just for children with minorities, but children with disabilities and transgenders and everyone. We want to include everyone, and I think this is really important in Pakistan. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, and this is an amazing idea. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आइडिया था किसका और कैसे आया? Was it yours? Yeah, it actually was my idea to do it amongst minority children. I knew I wanted to do an art workshop, and then we decided to do it in Peshawar. Because the Forces School reached out to us and decided they wanted to help because they also wanted to improve their system. So it was actually very wonderful. It was so delightful to see all the kids. They were so happy, and we basically made them draw ke is dunya mein, how do you see yourself in the world today? So they were drawing like how they view their futures, and then they did a little questionnaire at the end of what they love the most and what they hate the most, and that helped us like kind of see inside their minds and see, you know, what they really care about. बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या बात है, ग्रेट। तो फिर इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या था, इस इवेंट में हुआ क्या था, इसकी ज़रा एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। Children are the future of every nation, and we as a society need to address that when it comes to tackling any sort of social issue. By spreading the correct ideology to the youth, the next generation will not only be empowered to know better, but do better. आयस, आपके शहर में एक मैराथन भी का सिलसिला भी है। वाह, ग्रेट। जी बिल्कुल, मैं अभी उसी की तरफ आना चाह रहा था, बल्कि मैं ज़रलीना से ये पूछना चाह रहा था कि जब लोग शुरू करते हैं तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, और आपने शुरू में ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब एक तो ये माइनॉरिटीज़ का जो इशू है हमारे यहाँ पर, इसको हाईलाइट करना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी सोच आपकी। और फिर अब ये कराची वाला जो प्रोजेक्ट है, कराची इतना बड़ा शहर जिसको बड़े बड़े लोग कंट्रोल नहीं कर सक रहे, और आपने इतना अहम इशू उसके ऊपर उठाया, ग्रीन मैराथन। तो ये आइडिया क्या है, प्लीज़ ये भी बताइए हमें। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा आइडिया है। We had to get permission from the government of Sindh, of course.
Karachi Green Marathon is probably my biggest baby. I'm so excited about it. The reaction has been really well. I think it's going to be very successful. It's basically a marathon. It's a 5K and a 10K. You can still register now. Abhi tak registration's open hai. So please register. And it's happening on the 25th of December, Qaida Azam's birthday. So that's really nice. It's also about being healthy, but it's also. और इसमें होगा क्या ये भी बताएं. बताओ. इस मैराथन का मकसद क्या है? एक्टिविटी क्या होगी? तो एक 5K रन भी होएगा और एक 10K भी रन होएगा. So you can sign up for either, and at the end you'll be able to plant a tree, or as many trees as you want. We'll also be planting extra trees as well. So all the proceeds for all the tickets and everything will go towards planting trees to combat pollution. All right. So are people coming to get registered? How many registrations roughly अभी तक हुई हैं? So far we're filling up really quickly, so the number changes every day. Achha. So you should definitely register. So if you want to know more details, you should follow the Instagram account at Karachi Green Marathon. I also want to thank my colleague Michelle Junaid. She's been helping me as well. We both have been leading it, and it's been really wonderful to work with her. Okay, so prize money. 10 किलोमीटर के लिए है. फर्स्ट प्राइज जो है दैट इज 75,000 एंड 5 किलोमीटर के लिए है फर्स्ट प्राइज 50,000 एंड देन सेकंड प्राइज फॉर द 10K इज 50,000, थर्ड प्राइज इज 35,000, फोर्थ प्राइज इज 20,000 एंड फिफ्थ प्राइज इज 10,000. और इसी तरह फिर आगे 5K की भी जो प्राइज बनी है वो भी इसी तरह की है. तो इस हवाले से भी नाजरीन आपको एक दिखाते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैकेज. और जो लोग कराची में हैं उनके लिए तो ये चीज़ बहुत करीब है. प्लीज साइन अप फॉर इट और रन करें, दौड़ें, चलें, जो भी करना करें, लेकिन आखिर में यू गेट टू प्लांट अ ट्री. तो इसी वाले से देखते हैं एक छोटा सा पैकेज. This event can help building a greener world eventually. कॉज बड़ा अच्छा है, मतलब सारे दरख्त लगेंगे पूरे कराची में. हम दूसरे इवेंट्स भी करेंगे अक्रॉस पाकिस्तान. इंशाल्लाह एक इस्लामाबाद में भी करेंगे. It's such a dream come true. I grew up in this city, and seeing the pollution every day on the streets and especially in the air is so devastating. And we really hope this event can help building a greener world eventually. By doing this marathon, we were hoping that with people registered, we could plant trees in order to help slow that down. So whatever you can do, big or small, please register for the event. मैं समझता हूँ इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ किस तरीके से चीज़ों को लीड कर रही हैं, स्पेयरहेड कर रही हैं. ग्रीन पाकिस्तान का मैसेज है, लेकिन फिर भी हमको सपोर्ट करके वुमेन को भी सपोर्ट कर रहे हो और पाकिस्तान को भी, पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो. हम दूसरे इवेंट्स भी करेंगे अक्रॉस पाकिस्तान. इंशाल्लाह एक इस्लामाबाद में भी करेंगे. मैं तमाम शहरियों को दावत देना चाहूँगा कि आइए 25 दिसंबर की सुबह अच्छा मौसम होगा, सर्दी की सुबह है, आइए अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों. तो ये प्लान है ज़रलीना का कि ये कराची में ग्रीन मैराथन करवाएंगी और ग्रीन मैराथन के बारे में सारी डिटेल्स आपने देख ली. ज़रलीना, वो जो आपने प्राइज़ मनी का बताया था वो ठीक है, 10 किलोमीटर्स के लिए भी है और 5 किलोमीटर्स के लिए भी है. क्या कोई आधे किलोमीटर के लिए भी है ताकि मैं भी ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकूँ? Unfortunately नहीं, सिर्फ 5K और 10K अभी लगाया है. I'll try to keep it in mind जब फ्यूचर में इस्लामाबाद में करेंगे. हाँ, तो फ्यूचर प्लान ज़रलीना बताएं अपने. हाँ जी, एक इस्लामाबाद में प्लान कर रहे हैं मार्च के लिए. बिल्कुल जी, एक इस्लामाबाद में करेंगे मार्च के लिए इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद लाहौर में इंशाल्लाह. वो अभी प्लान हो रहा है. अच्छा, वो प्लान हो रहा है और उसका भी इसी तरह प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन का और प्राइस मनी होगी, ट्री प्लांटेशन होगी, सब कुछ ग्रीन मैराथन ही होगा. ज़बरदस्त. मैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और दौड़ने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर होऊंगा तो इस मैराथन में ज़रूर हिस्सा भी लेना चाहिए हम सबको. क्योंकि मसला ये है कि हम सब जिस तरह इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ़ और सिर्फ कामयाब उस वक्त होगा जब सारे कराची वाले इसके अंदर शामिल होंगे. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रलीना जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं तो कराची वालों का भरपूर रिस्पॉन्स मिलेगा. थैंक यू ज़रलीना. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया ज़रलीना. नाज़रीन, यहाँ पर शामिल करते हैं एक छोटा सा वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं. स्टे विद अस.
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों को हुक्म दिया है कि वो शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान किसी मुश्किल को ख़त्म करने के लिए निकाहनामे के कॉलम नंबर 13 में तरमीम करें, जो कि हक महर से मुतालिक है। और जस्टिस मिर्ज़ा वक़ार रऊफ़ साहब और जस्टिस राहील कामरान पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच को चीफ जस्टिस की जानिब से अहकाम दिए गए थे कि वो इन सवालात के हवाले से फ़ैसला करें जो कि निकाहनामे के कॉलम 13 से 16 जो कि हक महर से मुतालिक है उसको अलहदा पढ़ा जाए या मिलाकर पढ़ा जाए। ये कुछ इस किस्म के सवालात थे जो उठाए गए हैं इस केस की समाअत में। अब इसके हवाले से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितना अहम है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा निकाहनामे के हवाले से। और जो लोग निकाहनामे को उतनी अच्छी तरह नहीं समझते जिस तरह से कि कोई वकील समझेगा, तो हमारे पास माहिर कानून है, उनसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 16 तक ये क्या मामलात हैं निकाहनामे में। हमारे साथ माहिर कानून अहमद पंसोता साहब लाहौर से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अहमद, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो समाअत हुई है और ये सारा केस है, ये है क्या, और ये हक महर के हवाले से कॉलम नंबर 13 और से कॉलम नंबर 16 में जो तरमीम का कहा जा रहा है, तो वो तरमीम किस हवाले से करने का कह रहे हैं? बेसिकली जी इस केस में 2 इश्यूज जो हैं उनको अदालत ने देखा था। पहला इशू ये था कि जो कॉलम नंबर 13, 14, 15 जो हमारे 16 तक कॉलम्स हैं निकाहनामा में डावर से रिलेटेड, क्या वो इकट्ठे ऑपरेट करते हैं कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। और दूसरा इशू ये टेकअप किया था कि क्या अगर आप किसी ऐसे शख्स की प्रॉपर्टी निकाहनामा के अंदर मेंशन कर देते हैं जिसके उस पर सिग्नेचर्स नहीं है, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मोस्टली लोग अपने वालिद का कर देते हैं, तो क्या उसके हद तक वो इन्फोर्स हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताना ज़रूरी है कि जब ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस आया था 1960s में, तो उससे पहले एक कमीशन बना था और ख़वातीन की एक मूवमेंट थी जिसने उस कमीशन को बनाने पर मजबूर किया था और उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। और ख़वातीन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इन सब चीज़ों को फॉर्मलाइज किया गया था जिसमें निकाहनामा एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। इसमें बेशतर कॉलम्स हैं, लेकिन जो कॉलम्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो हैं कॉलम 13, 14, 15, 16। इनके अंदर डिफरेंस ये है कि जो 13 है उसमें लिखा होता है कि हक महर जो है वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, यानी कि प्रॉम्प्ट फौरन देना है या बाद में देना है। दूसरा कॉलम ये होता है कि उसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे हैं वो है या नहीं है। और तीसरा कॉलम जो है वो भी महर से रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम्स ये आती थी कि जब ये हक महर के लिटिगेशन में जाता था तो ये नहीं पता लगता था कि ये हक महर की पेमेंट है या प्रॉपर्टी सेपरेटली इसके थ्रू आप रिकवर कर रहे हैं। सो अदालत हाई कोर्ट ने ये बेसिकली हुक्म सादर फरमाया है कि फेडरल गवर्नमेंट सबसे पहले इसमें तरमीम करे और कॉलम 13 के अंदर ही लिखे कि हक महर कैश में कितना दिया जा रहा है, ज्वेलरी में कितना दिया जा रहा है या अदर टेंजिबल आइटम्स में, और तीसरा प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो भी उसमें लिखा जाए। इसमें जो एक बहुत गौरतलब बात है वो ये कि अमेरिकन जुरिस्डिक्शन में और ब्रिटिश जुरिस्डिक्शन में प्री नेप्टल एग्रीमेंट्स का कॉन्सेप्ट है कि आप शादी से पहले, इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके अंदर अपनी तमाम शराइत तय कर लेते हैं कि अगर ऐसी इवेंचुअलिटी हुई तो ये होगा। पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में और इस्लामिक जुरिस्डिक्शन में अनफॉर्चुनेटली ये तासुर दिया जाता था कि शायद ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। हमारा जो निकाहनामा है बड़ा क्लियरली ड्राफ्टेड है, उसमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी और ये चीज़ें, सब चीज़ें जो खातून को डिफ़िकल्टी देती हैं आफ्टर मैरिज या ड्यूरिंग मैरिज, उनकी क्लैरिटी बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगी। सही। तो अहमद साहब मुझे ये बताइए कि जो हमारा निकाहनामा है अभी भी तो उसके अंदर एक कॉलम ऐसा है कि जिसके अंदर कोई अगर अलग शराइत हैं तो वो डाली जा सकती हैं। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो शराइत डाली जा सकती हैं, वो है स्पेशल कंडीशंस का निकाहनामा के अंदर और उन कंडीशंस में डाली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब निकाहनामा साइन किया जा रहा होता है तो निकाहनामा की जो सारी उसकी तहरीर है वो मुरतब की जाती है बाय निकाह रजिस्ट्रार, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इस अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि निकाह जो रजिस्ट्रार्स हैं, जो निकाह ख्वान हैं, इनकी तालीम के ऊपर स्पेशल फोकस देना चाहिए। गालिबन रूल 5 है जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के बाद बना था और आप किसी भी शख्स को ऐसे उठा के निकाह खां नहीं बैठा सकते। दूसरा, जब इस निकाहनामे को फिलअप किया जाता है तो पाकिस्तान में अमूमन रिवाज है कि लेट से तलाक वाला सेक्शन जो उसको भी काट देते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को निकाह खां अपनी मर्जी से काट देता है। हमारे यहाँ ये मैं स्पेशली आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि हर वो शख्स, आदमी और औरत दोनों, अपने निकाहनामा को पढ़ें, देखें। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह आप ज़मीन खरीदने जाते हैं, जिस तरह आप कोई और चीज़ खरीदने जाते हैं, तो ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपने देख के साइन करना है और इसकी जो कंसिडरेशन है वो आपका हक महर है। सो ये जो स्पेशल शराइत की आपने बात की, इसके बारे में भी जजमेंट में आखिरी पैराग्राफ में अगर ये कॉलम काट दिया जाता है में शराइत लिखनी है जी 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 जी, तो उनको आप शराइत को मेंशन कर लीजिए, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ।
जी जी, उन शराइत को आप स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। जाता है कॉलम, अगर ये रजिस्ट्रार की तरफ से काट दिया जाता है या जिनका निकाह हो रहा है आपस में वो खुद इस बात पर एग्री हैं कि ठीक है हमें किसी और एक्स्ट्रा शर्त की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो काट सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रार काट रहा है तो फिर तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं ना कि आप इसको ना काटें, हमें इसके अंदर ये शराइत ऐड करनी है। जी जी बिल्कुल सर, ये जो बात है आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। होता ये है कि शादी के फंक्शंस वगैरह में ना ही दुल्हन इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देती है और ना ही दूल्हा इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है, जिस पे मैं शदीद इख्तलाफ करता हूँ। और बाद में वो सब लोग पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान के कानून के ऊपर बरहम हो जाते हैं। आप अपने निकाहनामा को खुद पढ़िए, उस निकाहनामा के ऊपर प्रॉपरली देखिए कि आपके पास लॉ में शराइत कौन कौन सी अवेलेबल हैं, कौन कौन से आपके पास जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं दैट यू हैव टू अबाइड बाय। आप उस वक्त उनको देखते नहीं है। एक निकाह ख्वाह भरता है आपके बिहाफ पर, आपके वालिदैन भी उस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको, और बाद में आपका सारे का सारा गिला होता है इस्लामिक तर्ज निज़ाम से या हमारे पाकिस्तानी सिस्टम से। हर चीज़ के लिए वहाँ पर राइट मौजूद है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। आपको जो आपकी तलाक है उसका भी तलाक तकवीज़, यानी यू कैन डेलीगेट योर राइट ऑफ डिवोर्स टू योर फीमेल, अपनी खातून को दे सकते हैं। डावर का मेंशन्ड है कि कौन सा प्रॉम्प्ट है, कौन सा डिफर्ड है, कब क्या देना है। प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स या स्पेशल शराइत जिसकी आपने बात की है, और ये सब चीज़ें फिलअप करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए उस टाइम के जी बड़ी शर्म आती है। और एक जो आम तसुर है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के टाइम पर या जब बीबी फातिमा की शादी हुई थी उस टाइम पर जो हक महर था हम उसको रिड्यूस करके या उसको अपनी आज के तौर में ट्रांसलेट करके लिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हक महर आपकी अपनी उसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक है। और अगर आप हक महर को सब्सटैंशियल लिखवाएंगे तो आदमी भी 10,000 दफ़ा सोचता है डिवोर्स देने में या कोई ऐसी बात करने में। लेकिन अगर आपका हक महर ही 20-25 हज़ार रुपया तो इट्स जस्ट लाइक फायरिंग एन एम्प्लॉई। आप वो 25,000 रुपया उसके हवाले करते हैं और कहते हैं जाओ जी आज से मैंने तुम्हें डिवोर्स दी। शिया स्कूल ऑफ थॉट में ये चीज़ प्रैक्टिस होती है कि हक महर तो वो शादी करने से पहले भी सोच लेते हैं, जरा शादी करने से पहले भी सोच लेते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, तो क्या हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये कि ज़ाहिर है लेकिन एक और भी इसका है, कोई लिमिटेशन तो लगाई नहीं है, तो दोनों फैमिलीज मिलकर अहमद साहब और अवैस, जिस तरह अहमद साहब आपने कहा ना कि इतना कम भी ना हो कि वो फौरन बगैर सोचे समझे ही वो थमा के फारिग कर दे, लेकिन इतना ज्यादा भी ना हो। मैंने वो भी शादियां देखी हैं जहां पर करोड़ों करोड़ों लिखवाया जाता है, बच्ची फंसी रह जाती है उस रिश्ते में। अगर वो खुश नहीं होती तो वो करोड़ों के बंगले और गाड़ियां लिखवा के, और फिर वो लड़की जो है वो वहीं पर ख्वार होती रहती है। वो नाखुश भी हो तो उसको वहीं पर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुला की तरफ जाएगी तो वो हक महर छोड़ देगी। फिर वो कुछ इस किस्म के केसेस बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगी आपसे फाइनली कि पाकिस्तान के निकाहनामा का जो ये है पेपर, सारा हमारा डॉक्यूमेंट, उसमें कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि अमूमी तौर पर आपके पास लोग आते हो या आपने केसेस में सुना हो कि लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं उसको, और उसको अगर आप एक्सप्लेन कर दें हमारे नाजरीन के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है जी वो तो इसका जो क्लॉज गालिबन 17 है, या मुझे एग्जैक्ट क्लॉज नहीं बोल सकता, जो कि डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स का है। उस क्लॉज को लोग सबसे ज़्यादा हमारे पास आते हैं कि जी हमने डिवोर्स देनी है, और खुला के चक्रों में ख़वातीन की अदालतों में धक्के लगते हैं और उनके बुरे हालत हो जाती है। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि हमेशा डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स जो है वो मांगिए, खातून अपने हस्बैंड से मांगे, ताकि वो वहाँ पर उनके लिए आसानी हो, एक नोटिस भेजना है और वो चीज़ ख़त्म हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो हक महर है उसको ज़रूर फिलअप कीजिए और क्लैरिटी से फिलअप कीजिए। अब तो इस जजमेंट के बाद आपको वो तफसील देनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज़ है तो वो आप लिखवाना चाहते हैं, वो उसी डेट पर लिखवा दीजिए। शर्म जिसे कहते हैं आपकी जो शरह है उसमें कोई हया और शर्म वाली बात नहीं, बल्कि कुरान पाक की आयात हैं बेशतर जिसमें लिखा हुआ है कि एक एक चीज़ तफसील से लिख लो। तो इन तमाम चीज़ों को, कुछ स्पेशल शराइत हैं वो भी लिख लें कि दूसरी शादी नहीं करेगा या कोई ऐसी बात करेगा, वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पर लिखवा सकते हैं जो कि पाकिस्तान में लिटिगेशन का बायस बनते हैं। उनको ज़रूर लिखा। और एक फाइनल पॉइंट जाते जाते बोल जाऊँ कि इस जजमेंट में ये भी होल्ड हुआ है कि लड़कों को अमूमन आदत है अपने वालिद की प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं। अगर तो वालिद साहब के नॉलेज में है और उनका वकालत उस पर साइन है निकाहनामा पे, फिर तो बात है दुरुस्त, वरना उनकी प्रॉपर्टी आप अपनी खातून या बीवी को नहीं दे सकते जब तक कि उनके नॉलेज में नहीं है, एंड दैट नॉलेज हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वैसे वाकई ऐसा होता है, वो असल में अपने वालिद साहब की प्रॉपर्टी को अपने वालिद साहब की प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं ना, वो कहते हैं लिखवा दो। सही बात, मजे का पॉइंट है वैसे वाकई। लेकिन अहमद साहब, इस जजमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें, जिनको हम मतलब कभी कभी राइटली सो, कभी कभी बहुत नाजायज़ तौर पर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये एक ऐसा फैसला है जो खुशाइंद होगा पाकिस्तान की फैमिली लॉज के हवाले से।
आई थिंक इट्स एन अमेजिंग डिसीजन जी। ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक डिसीजन, और इस डिसीजन से डेफिनेटली जो आपका मैट्रिमोनियल लॉ है और जो मैरिज से रिलेटेड लॉ है और लिटिगेशन है वो मेरा ख्याल में कम होगी, और ये हाई टाइम कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और हमारी जो जुडिशरी है जिसमें इन दोनों में राहील कामरान साहब भी और मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब भी एक एब्सोल्युटली अमेजिंग जजेस, जस्ट लाइक जस्टिस जवाद हसन, शाहिद करीम साहब, हमारी हाई कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं समझता हूँ दिस इज़ नीड ऑफ द डे। कानून को डेवलप होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, माहिर कानून हमारे साथ अहमद पंसोता साहब मौजूद थे और निकाहनामे की इंपॉर्टेंस और उसके अंदर जो क्लॉजेज मौजूद हैं उनको पढ़ने और समझने की कितनी ज़रूरत है हमें, आपको, सबको, पेरेंट्स को, निकाह रजिस्ट्रार को, लड़के और लड़की जिनकी शादी हो रही है उनको, इसके हवाले से बात हो रही थी। तो अपना निकाहनामा ज़रूर पढ़ें, शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ बैठ कर पढ़ें जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, ताकि आप उसके साथ डिस्कशन करें, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हों। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि बाद में जाकर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उस पर लड़ाइयाँ होती हैं, बदमज़गी होती है। बेटर टू अवॉइड दैट। और पढ़ें, समझें और फिर उसके बाद सिग्नेचर्स करें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं खेलों की दुनिया की। हॉकी में एशियन हॉकी चैंपियनशिप चल रही है जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, एक मैच जीता और ये एक मैच जीतने के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी अब्दुल गफ्फार मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार साहब। वालेकुम सलाम अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार साहब, ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान ने एक मैच जीता और 4 मैच खेले और उसमें से एक जीता 3 हारे, और इस सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में है, तो एक तो जो पिछली कारकर्दगी थी उसको ज़रा समअप कर दीजिए और फिर अब सेमीफाइनल में क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक मैच जीत गए और फिर सेमीफाइनल में पहुंच गए। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि तकरीबन सिर्फ 5 ही टीमें थी, एक टीम नहीं आई, तो 4 टीमों सेमीफाइनल में आना था। तो बांग्लादेश को तो खैर हमने हराना ही था। अच्छी चीज कल ये हुई अवैस के कल पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को हरा दिया, तो इस तरह कम से कम हम चौथे नंबर पर नहीं आए, वरना फिर हमें भारत से सेमीफाइनल खेलना पड़ता जो शायद ज्यादा मुश्किल था। तो अब हम कोरिया से कल मैच खेल रहे हैं दोपहर 2:30 बजे। यहाँ मैं अपनी आवाम से भी थोड़ी अपील करूंगा कि हम हॉकी के ऊपर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सपोर्ट भी करें, मैच को देखें, जरा सोशल मीडिया पे हॉकी की बात कर लिया करें। पाकिस्तान हॉकी का कल सेमीफाइनल है, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल रहा है। जैसे भी पहुंचे चलें, अवैस कहते हैं ना हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल, ठीक है टूर्नामेंट का फॉर्मेट था, हमें सूट करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा हमारे फैंस भी थोड़ा सा हॉकी पे नजरसानी करें, उसको देखें, उसके ऊपर भी थोड़ा करम फरमाएं। और दूसरा ये कि इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि देखें मैं कल भी बात कर रहा था कुछ हॉकी फर्टर्निटी के अंदर कि अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल इस टूर्नामेंट का बन जाता है, जो कि मोस्ट लाइकली बनना चाहिए, पाकिस्तान कोरिया को हरा भी सकता है, क्योंकि 3-3 से मैच हमने ड्रॉ किया था। तो ये एक ऐसे मोमेंट्स हैं जो पाकिस्तान हॉकी ढूंढ रही है वैसे कब से, कि हम कोई बड़ा मैच जीते हैं, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए। हमेशा हम करीब आते हैं और फिर दिल टूट जाता है। आई होप कि पाकिस्तान हॉकी टीम, हमारे डच कोच जो सेगमेंट एक्मेन जो हमारे डच कोच नए आए हैं, आई रियली होप कि उन्होंने जूनियर हॉकी टीम के साथ भी काम किया था। हम 2-3 सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करके यहाँ पहुंचे हैं, हमने बहुत सारे यंग लड़कों को चांस दिया है, उनमें से लड़कों ने परफॉर्म भी किया। राना वहीद है जूनियर हॉकी टीम के कैप्टन, वो 2 गोल कर चुके हैं। इस तरह अहमद नदीम है, इजाज हैं, अफराज हैं, ये सब यंग बच्चे हैं। आई रियली होप कि कल का मैच अगर हम जीत कर भारत के साथ फाइनल तक पहुंचते हैं तो ये एक कह लीजिए कि थोड़ी सी कह लीजिए एक स्लाइट सी उम्मीद आपको लगेगी जो हमारे हॉकी के जो कहते हैं ना इस पर बिल्कुल ही डेड हॉकी हमारी हुई है, हमारा नेशनल गेम है, बिल्कुल रोशनी की किरण होगी। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, ये बताएं कि जो हमारे डच कोच आए हैं उनके बाद अब टीम की परफॉर्मेंस या उनकी ट्रेनिंग या उस पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, कितनी अटेंशन हो रही है, दे रहे हैं उसकी तरफ, और वो सारे मामलात कैसे हैं, कोई बदलाव आया उनमें या अभी तक कोई तब्दीली है सच नजर नहीं आई? देखिए इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी उनकी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में असाइनमेंट थी, अभी उनको फिर अब पाकिस्तान टीम का परमानेंट कोच बनाया गया, लेकिन ये एक अच्छी इब्तिदा हो सकती है। उसकी वजह ये है, इसको कनेक्ट करता हूं मैं, 2022 में हम फरवरी में फिर एशिया कप भी खेलेंगे जो इंडिया में होना है। वहां पे अवैस और शिफा अगर हम वहां पे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारा 2022 का वर्ल्ड कप क्वालिफाई हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि हम यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर उस एशिया कप के लिए भी बिल्डअप हासिल करें, जहां हमें कम से कम सेमीफाइनल में सिर्फ आना है, जो आई थिंक बड़ी डील नहीं होनी चाहिए, बट आपकी चीजें कंफर्म होती जाएंगी कि चले आप एटलीस्ट वहां आ रहे हैं। हॉकी पे बहुत काम करने की जरूरत है। जब तक क्रिकेट की तरह
हमारी हॉकी की लीग शुरू नहीं होगी। इस हॉकी के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए जॉब्स बहुत कम है, पैसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है सिर्फ $150 मिल रहा है मैन ऑफ द मैच को, कितने अजीब लगता है अगर आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल गफ्फार साहब। बहुत माजरत के साथ आपका वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे और पाकिस्तान को और अवैस को, हमें पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। कोविड के बाद ज़रा मुझे अपने जुमलों में रवानी लाने की दोबारा एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।